माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के लिए शुरू किया है। इसमें हम 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के गणित के सभी अध्यायों का विस्तृत रूप से अध्ययन करवाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का बेसिक समझाएंगे। बेसिक समझाकर उस चैप्टर की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बच्चे को बताएंगे। उदाहरणों तथा आकृतियों की सहायता से उस बच्चे को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। इसके बाद प्रत्येक प्रश्नावली का प्रत्येक प्रश्न बच्चे को इन वीडियो लेक्चर्स में हम हल करवाएंगे। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तथा उसे किसी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। इसी विषय पर हम आज पहला अध्याय समुच्चय शुरू करते हैं। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटोर द्वारा किया गया था। एक दिन त्रिकोणमिति श्रेणी के प्रश्नों को हल करते हुए उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ। वर्तमान समय में समुच्चय की परिकल्पना का प्रयोग गणित की लगभग सभी शाखाओं में होता है। जैसे संबंध और फलन में समुच्चय का प्रयोग होता है, प्रायिकता में भी समुच्चय का प्रयोग होता है, ज्यामिति में भी और अनुक्रम के अध्ययन में भी समुच्चय का प्रयोग होता है। यानी गणित की वो सभी शाखाएं इससे प्रभावित है। कोई भी शाखा समुच्चय से अछूती नहीं है। अब हम समुच्चय के बारे में बताएंगे और उसका निरूपण किस हिसाब से किया जाता है ये बताएंगे। दैनिक जीवन में हम बहुत से संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम, ये सारे के सारे हमारे दैनिक जीवन के संग्रह हैं। अब इसी तरह से जैसे दैनिक जीवन के संग्रह हैं, ऐसे ही गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। तो गणित के संग्रह किस तरीके के होते हैं? गणित के संग्रह में जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, और इस टाइप का अभाज्य संख्याओं का संग्रह, और किस टाइप का संग्रह हो सकता है? 10 से कम विषम संख्याओं का संग्रह। ये देखो, हम दैनिक जीवन में भी विभिन्न तरह के संग्रह पे चर्चा करते हैं, गणित में भी विभिन्न तरह के संग्रह पे चर्चा करते हैं। अब ये कुछ संग्रह सुपरिभाषित भी हो सकते हैं और कुछ संग्रह सुपरिभाषित नहीं होते। ये यहाँ पे लिखे हुए सारे के सारे संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित में और जो सुपरिभाषित नहीं है उनमें हम यहाँ पे आपके सामने अंतर बताना चाहेंगे। सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ है कि वस्तु के संबंध में हम निश्चित रूप से निर्णय ले सकते हैं कि ये इस संग्रह में है या नहीं है। जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो इसमें जैसे कोई संख्या हमने ली तो वो संख्या हम बता सकते हैं कि वो इस संग्रह में है या नहीं है। जैसे 20 लिया
तो 20 तो प्राकृत संख्या है, तो वो तो इस संग्रह में आ जाएगी। अगर हमने -20 लिया तो वो एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो वो इस संग्रह में नहीं है। तो हम निश्चित रूप से ये बता सकते हैं कि वो इस संग्रह में है या इस संग्रह में नहीं है। तो ये संग्रह का सुपरिभाषित रूप है। और अब मैं एक ऐसा उदाहरण लेता हूं जिसमें सुपरिभाषित, ये सारे के सारे जो हैं सुपरिभाषित संग्रह है। अब मैं एक ऐसा उदाहरण लेता हूं जिसमें सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो जैसे विश्व के 5 विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। हर व्यक्ति निश्चित नहीं है कि ये ही 5 विश्व के विख्यात गणितज्ञ हैं, तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अब हमने यहाँ पर सुपरिभाषित संग्रह है या सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इस पर चर्चा की। इस तरह से हम समुच्चय की परिभाषा पे पहुंचते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे। तो गणित में हम विशेष रूप से निम्नलिखित समुच्चयों का प्रयोग करते हैं। जैसे n जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z जो है पूर्णांकों का समुच्चय, इसी तरह से q जो है वो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z अगर आप प्लस लगा देते हो तो धन पूर्णांकों का समुच्चय, अगर Q जो है तो ये जैसे Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो Q प्लस जो है वो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह से अगर हम R का करें R प्लस तो ये क्या हो जाएगा, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम यहां देखते हैं कि ये सारे के सारे सुपरिभाषित संग्रह हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं जहां सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि विश्व के पांच सबसे विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। तो
ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विख्यात गणितज्ञों का निर्धारण करने